Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS स्तुति महाजन। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉज एंड एक्ट्स का पार्ट 3। लेट्स सी, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि काफी फुल फ्लेज्ड एक्ट है। तो अब इस थर्ड लेक्चर में हम कवर करेंगे, आज हम दो एक्ट कवर करेंगे इसके अंदर। First one is Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 and the schemes, and the second act today we are going to cover Employees State Insurance Act 1948. सबसे पहले है Employees Provident Funds Act 1952. As earlier, हर बार मैं हर वीडियो में क्या बोलती हूँ, कुछ भी आपको समझना है तो सबसे पहले उसकी अंडरलाइनिंग देखो। उस एक्ट का, अगर हमारे पास ये एक्ट है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952, तो ये एक्ट क्या कह रहा है कि ये एम्प्लॉइज के फेवर में है। ठीक है, तो इस एक्ट का अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। Provident Fund is a welfare scheme for the benefits of the employees. Under the scheme, both the employee and employer contribute their part, but whole of the amount is deposited by the employer. तो Employees Provident Fund के अंदर क्या है, यूजली आप लोग क्या सुनते हो, किसी को भी सैलरी मिलती है तो आप बोलते हो, आपने वहां पे सुना होगा कि उसका पीएफ कट के सैलरी आई है। ठीक है, तो पीएफ कट की सैलरी आने का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी में से जो पीएफ कटा, एम्प्लॉय का पार्ट कटा, और सेम उतना ही पोर्शन जितना उसने एम्प्लॉय ने डिडक्ट करवाया उतना ही एम्प्लॉयर अपने पार्ट से कंट्रीब्यूट करेगा, और वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, एम्प्लॉय के पीएफ कोड के अंदर, जिसे आज हम देखेंगे। एम्प्लॉयर डिडक्ट द एम्प्लॉय शेयर फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. The interest on this investment is also credited in PF account of the employees. एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट के अंदर एक आया आपका एम्प्लॉय शेयर, सेकंड आया एम्प्लॉयर का शेयर, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ वो भी पीएफ अकाउंट, जो एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट है उसी में इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो जाएगा। At the time of retirement, the accumulated amount is given to the employees if certain conditions are met. तो ये रिटायरमेंट के टाइम पर ये जो पीएफ का अमाउंट है ये आपको एम्प्लॉयज को मिल जाता है। सो दैट मीन्स प्रोविडेंट फंड ये किसके लिए स्कीम, ये वेलफेयर स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, तो अब हम देखेंगे ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ऑन every factory engaged in any industry specified in schedule 1 in which 20 or more persons are employed. किसी भी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट में हमने पढ़ लिया, हमने सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आगे आने वाले सभी एक्ट्स में आपको फैक्ट्री आएगा ये सब, तो अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा होगा तो आने वाले एक्ट्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब कोई भी फैक्ट्री जिसमें 20 या 20 से ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं तो वहां पर ये वाला एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। Every other establishment employing 20 or more persons or class of such establishments which the central government may notify. पहले तो हमने बोल दिया जो फैक्ट्री है जिसमें 20 या 20 से ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है वहां पर तो एप्लीकेबल है। लेट अस सपोज वो फैक्ट्री नहीं है, कोई और एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वहां पर भी 20 या 20 से ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई करके उसको उसकी एप्लीकेबिलिटी उसकी बिठा दी है तो वहां पर भी ये पीएफ एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाए। Any other establishment so notified by the central government even if employing less than 20 persons. So that means अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें 20 या 20 से ज्यादा पर्सन है वहां पर तो मैंडेटरी है, ये वाला एक्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया। अगर कोई फैक्ट्री है जहां पर 10 बंदे हैं, ठीक है, या 20 बंदों से कम बंदे हैं, तो वहां पर अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। या कोई और एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 20 या मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड तो वहां पर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी,
एवरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द वन एम्प्लॉयड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, चाहे वो डायरेक्ट कंपनी का एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है, उसने डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर कट दोनों लाइंस लिख दी हैं, but excluding an apprentice engaged under the Apprentices Act or under the standing orders of the establishment and casual laborers. लेकिन अप्रेंटिस आ गया या कोई ट्रेनी आप लोगों ने रखा है और कैजुअल लेबर, इनको छोड़कर जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड है, who is in receipt of wages up to rupees 6500 per month shall be eligible for becoming a member of the funds. The condition of 3 months continuous service or 60 days of actual work for membership of the scheme. तो इस स्कीम के अंदर क्या है, 3 महीने उसकी कंटिन्यूस सर्विस जो है वो होनी चाहिए और 60 डेज ऑफ एक्चुअल वर्क होने चाहिए इस स्कीम के अंदर आने के लिए। तो वंस उसने कंप्लीट कर लिए, अपने 3 मंथ्स कंप्लीट कर लिए या फिर 60 डेज ऑफ एक्चुअल वर्क उसने कंप्लीट कर लिया, तो वो पीएफ के दायरे में आ जाएगा, तो उसका पीएफ डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट। कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ पेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज 12%, basic pay plus dearness allowance plus retaining allowance. Equal contribution is paid by the employer and the employee. पीएफ के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है 12% और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है 12%। 12% के अंदर जो सैलरी है वो हम क्या कंसीडर करते हैं, बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। सिर्फ ये 3 चीजें लेके जो इसका 12% होता है वो हम एम्प्लॉय की सैलरी में से एम्प्लॉय का पार्ट डिडक्ट कर लेते हैं और सेम पार्ट एम्प्लॉयर उसका डिपॉजिट करवाता है। लेट अस सपोज ये आपका 12% कितना बनता है, आपका बना 2500, ठीक है, तो एम्प्लॉय का 2500 रुपीज, एम्प्लॉयर अपने से 2500 रुपीज करवाएगा डिपॉजिट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में। तो एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में आ गया 2500 की उसने कंट्रीब्यूट किया, 2500 उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया, 5000 प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू उसके अकाउंट में होगा। The establishment which employs less than 20% shall be restricted to contribute 10% for both employee and employer contribution. तो हमने अभी क्या बोला था, जहां तो 20 या 20 से ज्यादा बंदे हैं वहां तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर 20 बंदों से कम के एस्टेब्लिशमेंट है और वो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिए हैं तो उस केस में उनका रेस्ट्रिक्ट कर दिया 10%। जो पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट जो 12% है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, अगर 20 से कम पर्सन है तो उस केस में 10% रहेगा। It is voluntarily for the employees who draw on a salary less than 15,000 per month to become the member of EPF. जिनकी भी 15,000 से कम है वो इसके मेंबर बन जाएंगे। The employee who draws a salary more than 15,000 per month at the time of joining is not required to make PF contribution. If they want to become the member of EPF, then they become with the consent of the employer and assistant PF commissioner. तो लॉ क्या कहता है, एक्ट के अंदर क्या है, जिनकी सैलरी 15,000 पर मंथ तक है उनके लिए तो मैंडेटरी है कि वो पीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी सैलरी में से पीएफ का पार्ट डिडक्ट होगा और सेम अमाउंट एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा सैलरी है तो उस केस में अगर वो पीएफ का मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए पीएफ में कंट्रीब्यूट करना कॉस्ट है, एम्प्लॉय की तो इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉय की सैलरी में से आज डिडक्ट किया 12%, वो उसका आपने इन्वेस्टमेंट करवा दी, सेम पार्ट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉय बेनिफिट किसे हुआ, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के लिए ये इन्वेस्टमेंट है और एम्प्लॉयर के लिए ये कॉस्ट है। तो 15,000 तक एक्ट ने बोला अगर 15,000 तक सैलरी है तो एम्प्लॉयर को करना ही करना है, लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा सैलरी है और वो एम्प्लॉय चाहते हैं कि वो पीएफ का मेंबर बने तो उस केस में उसको एम्प्लॉयर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN. It is a 12-digit number allotted to the employee who is contributed to EPF.
जो भी पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा उसका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ओपन हो जाएगा। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, आपको सेविंग्स अकाउंट का नंबर मिल गया। सेम वे में जब आप पीएफ के मेंबर बनते हो तो पीएफ के अंदर आपका एक अकाउंट ओपन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये 12 डिजिट का नंबर होता है। ये एक एम्प्लॉय को एक नंबर दिया जाता है और थ्रू आउट द लाइफ उसकी चलता जाता है। इट रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द जॉब. It will help in easy transfer and withdrawals of claims, along with the service of online passbook, SMS service on each deposit of contribution, and online KYC update can be provided on the basis of UAN. But before that, UAN need to be activated on EPFO portal. तो सेम वे में आप चलो यूएएन नंबर दिया, जिस तरह से आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाया, आपको सेविंग्स अकाउंट की चेकबुक भी उन्होंने दे दी, आपके लिए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर दिया, आपको चेकबुक मिल गई, आपके मोबाइल सर्विस आनी शुरू हो गई कि आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं या विड्रॉ हुए हैं। तो सेम वे में अगर आपने पीएफ अकाउंट ओपन करवाया है एम्प्लॉय ने, तो उसका एक 12 डिजिट का अकाउंट नंबर उसको मिल गया। थ्रू आउट द लाइफ वो उसका वही नंबर रहेगा। एम्प्लॉय चाहे अपनी जॉब चेंज करता जाए, लेकिन उसका नंबर जो पीएफ नंबर है वो वही वाला रहेगा। जैसे ही वो लेटेस्ट सपोज आज वो जॉब 1 में है, उसका यूएएन नंबर है, जैसे ही वो जॉब 1 छोड़ के जॉब 2 में जाएगा तो वो अपने नए एम्प्लॉयर को बता देगा कि उसका यूएएन नंबर ये है। तो पुराना एम्प्लॉय जो भी उसमें डिपॉजिट करके वो खत्म कर देगा और नया एम्प्लॉयर उसमें डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसका जो यूएएन नंबर है वो वही वाला रहेगा। और जैसे आप उस अकाउंट को ओपन करेंगे, उसको लॉग इन करेंगे, जैसे इसने बोला कि एक्टिवेट हो जाएगा ईपीएफओ पोर्टल के ऊपर, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा आप उसको लॉग इन करेंगे, तो वहां पर लॉग इन करके आपको अपनी स्टेटमेंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट आती है, सारी ट्रांजेक्शन दिखाई देती है, तो सेम वे में आपको इस अकाउंट की एक स्टेटमेंट दिखाई देती है, जिसमें आपको पर्टिकुलरली दिखाई जाता है कि इतना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहा, इतना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहा, इतना उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, पीएफ अकाउंट बेनिफिट्स। अब हमने ये तो बोल दिया कि पीएफ के अंदर उसने कंट्रीब्यूट किया है, तो पीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स क्या है? लोन अगेंस्ट पीएफ, अगर आपने ईपीएफ अकाउंट आपका खुला हुआ है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो लोन ले सकते हो। फ्री इंश्योरेंस, अगर आपका ईपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उसके साथ साथ आपकी इंश्योरेंस, अभी हम नेक्स्ट एक जो आज पढ़ेंगे वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ही पढ़ने जा रहे हैं। तो पीएफ अकाउंट ओपन है तो उसके साथ ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट चलता है। तो अगर आपने पीएफ ओपन किया हुआ है तो आपको फ्री इंश्योरेंस भी मिलती है। होम लोन एंड होम लोन रीपेमेंट, पीएफ अकाउंट के थ्रू आप होम लोन भी ले सकते हो, कोई भी लोन ले सकते हो और होम लोन भी ले सकते हो। पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, अदरवाइज तो पीएफ के अंदर आप डिपॉजिट करते जाओ आपको रिटायरमेंट पर मिलता है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी किसको बोला गया है? लेट अस सपोज कि आपके बच्चों की मैरिज है, आपने घर लेना है, तो उस केस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। पेंशन प्रोविजन, तो पीएफ के अंदर पेंशन की प्रोविजन भी की जाती है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल जाती है। नेक्स्ट, damages on delayed payment, simple interest at the rate of 12% per annum on delayed payment of contribution. लेट अस सपोज जिस दिन हमने ये डिपॉजिट करना है, अगर हमने ड्यू डेट पर इसको डिपॉजिट नहीं किया, पीएफ एम्प्लॉयज का डिडक्ट करके अगर एम्प्लॉयर ने ये डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट उसको चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पिनल प्रोविजंस, इसके पिनल प्रोविजंस क्या है? For contraventions of provisions of the Act, imprisonment up to 3 years and fine up to ₹10,000. अगर आपने पीएफ कंट्रीब्यूशंस को कंट्रावेन किया तो उस केस में 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10,000 तक का फाइन हो सकता है फर्स्ट टाइम करने पर। For repeated contraventions of provisions of the Act, imprisonment up to 5 years and fine up to ₹25,000. अगर आपने एक बार ही किया तो 3 साल के इम्प्रिजनमेंट और 10,000 फाइन, और अगर आपने मान लो 2-3 बार ही कर दिया तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट 3 से 5 साल हो जाएगी और फाइन 10,000 से 25,000 हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो ये था सारा हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट के ऊपर। यूजली आप लोगों ने डे रूटीन, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या दूसरी भी मतलब प्राइवेट जॉब में भी है, तो आपने सुना होगा उनकी सैलरी आती है, पीएफ कट कर आती है। अब वो पीएफ क्या चीज है? जो पीएफ कट के आती है दैट मीन्स वो एम्प्लॉय का पीएफ कट के उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, उतना ही शेयर उसका एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, उनका एक पीएफ अकाउंट ओपन हो गया जिसमें एम्प्लॉय का पार्ट भी गया, एम्प्लॉयर का पार्ट भी गया, प्लस उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता जाएगा। और सेम वे में वो जो यूएन नंबर है वो उसी तरह जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसी तरह से आपको डील करना है उस नंबर के साथ। तो आज हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब ये एक्ट क्या कह रहा है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, दैट मीन्स ये एक्ट किसके लिए आया? एम्प्लॉयज के लिए आया। और इस एक्ट में क्या कवर करने जा रहे हैं हम? इंश्योरेंस। अब हम देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड स्कीम्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था क्योंकि ये लॉज एंड एक्ट्स हैं, इसका लेक्चर थोड़ा बोरिंग होता ही है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जैसे जैसे आप आगे जाओगे, अरे मैंने ये लर्न किया था तो उसके बाद इसमें ये आ गया, इसमें 10% है, इसमें 20% है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है? पहले आप पूरे एक्ट को गो थ्रू कर लो, जैसे हमने लेक्चर दिया, पहले आप पूरे उस लेक्चर को गो थ्रू कर लो, देन उसकी अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाओ। जहां जहां आपको लग रहा है कि सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, लेट अस सपोज सेम पॉइंट एप्लीकेबिलिटी का सेम पॉइंट रहेगा, तो एप्लीकेबिलिटी के लिए आप बनाओ फैक्टर्स एक्ट कहां पर एप्लीकेबल है, जैसे हमने वहां पे बोला था विद द एड ऑफ पावर एंड विदाउट द एड ऑफ पावर यूज किया था। देन हमने पीएफ एक्ट में बोला 20 और मोर पर्सन है। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो वहां पर आप नीचे क्रक्स लिख लो, फिर आप उसका सीधी नोटिंग बनाओ कि ये वाले सारे एक्ट तो 20% पर है, ये वाले एक्ट 10% और मोर पे भी आ रहे हैं, जो जो एक्स्ट्रा है विद द एड ऑफ पावर और विदाउट द एड ऑफ पावर जिसमें वो वाली डेफिनेशन में भी है, तो वो वाली नोटिंग कर लो, एक्स्ट्रा नोटिंग क्या है। तो इस तरह से आपको ये सभी एक्ट लर्न करने इजी हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड इट्स स्कीम्स। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड सोशल इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉयज। तो इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को। Applicability of the act and the scheme. It is extended in area-wise to factories employing 10 or more persons and establishments employing 20 or more persons. जो भी फैक्ट्री है जहां 10 या 10 से ज्यादा बंदे हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन फैक्ट्री के अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट है जहां 20 और मोर पर्सन है वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दैट मीन्स अभी हमने पीएफ एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देखी 20 और मोर पर्सन, और इंश्योरेंस 10 और मोर पर्सन्स मींस 10 बंदे हो गए तो इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल हो गया, 20 बंदे हो जाएंगे तो इंश्योरेंस के साथ साथ पीएफ एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज drawing gross wages up to ₹15,000 per month engaged either directly or through contract। सेम वर्डिंग आई दोनों के अंदर, वहां पर भी हमने ये बोला था डायरेक्टली एम्प्लॉयड और थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अप्रेंटिस को हमने नहीं रखना, कोई ट्रेनी रखा उसको हमने नहीं रखना, तो सेम वर्डिंग इसके अंदर भी आ गई। और एम्प्लॉयज ड्राइंग ग्रॉस सैलरी अप टू ₹15,000, जो 15,000 तक की सैलरी ले रही हैं उनके ऊपर ये वाला एक्ट जो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस। इसमें रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? एम्प्लॉयर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 4.75% ऑफ द वेजेस एंड एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1.75% ऑफ द वेजेस, ठीक है। उस केस के अंदर क्या था? 12%, और इसमें कितना है? 4.75% और 1.75%। नेक्स्ट, मैनर एंड टाइम लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। The total amount of contribution is to be deposited with the authorized bank through a challan in the prescribed form in quadruplicate. Quadruplicate means 4 times में, on or before 21st of month following the calendar month in which the wages fall due। तो इस केस में क्या है? आपने डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट करने के बाद जो चालान डिपॉजिट करना है वो 21st ऑफ मंथ फॉलोइंग द कैलेंडर मंथ में करना है।
लेट अस सपोज अभी हम अगस्त में है, जैसे ही हमारा 31 अगस्त कंप्लीट हो जाएगा तो ये अमाउंट हमारा ड्यू हो गया। तो ये अमाउंट हमें 31 अगस्त का जो ड्यू हुआ वो कब डिपॉजिट करना है, 21 सितंबर 2021 तक, उससे पहले पहले हमें डिपॉजिट करना है। बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज अंडर द एक्ट, तो इस केस में बेनिफिट्स क्या क्या है, जो एम्प्लॉय इस एक्ट में कवर होता है, जो एम्प्लॉय अपना शेयर कटवा रहा है उसको बेनिफिट क्या, उन एम्प्लॉयज को एक कार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो उस कार्ड का क्या बेनिफिट क्या रहता है, मेडिकल सिकनेस, एक्सटेंडेड सिकनेस फॉर सर्टेन डिसीजेस, enhanced sickness dependence, maternity, besides funeral expenses, rehabilitation allowance, medical benefit to insured person and his or her spouse। तो जिनके नाम के ऊपर ये कार्ड बना होता है तो वो और उनकी स्पाउस जो है वो इसके अंदर, इस बेनिफिट के अंदर कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट, वेजेस फॉर ईएसआई कंट्रीब्यूशन, उसमें हमने वेजेस क्या बोली थी, पीएफ एक्ट में हमने वेजेस क्या बोली थी, बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, बस। लेकिन वेजेस फॉर ईएसआई कंट्रीब्यूशन के लिए जब हमने वेजेस कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है, टू बी डीम्ड एज वेजेस, वेजेस में क्या क्या आएगा, सबसे पहले बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, अगर कोई एचआरए मिला है, हाउस रेंट अलाउंस मिला है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिला है, ओवर टाइम वेजेस मिले आपको, पेमेंट फॉर डे ऑफ रेस्ट, प्रोडक्शन इंसेंटिव, अगर कोई इंसेंटिव मिला तो भी वो आएगा, बोनस अदर देन स्टैट्यूटरी बोनस, अगर बोनस मिल रहा है वो भी इसमें वेजेस में कैलकुलेट करोगे आप। नाइट शिफ्ट अलाउंस, हीट गैस एंड डस्ट अलाउंस, payment for unsubstituted holidays, meal food allowance, suspension allowance, leave compensation, children education allowance, ठीक है। तो अगर जो भी ये वाले मीन्स बेसिक पे इसमें भी आया, डियरनेस अलाउंस इसमें भी आया, तो उसमें हमने लिखा था रिटेनिंग अलाउंस, बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस पीएफ की वेजेस है। तो इसकी ईएसआई की वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक पे प्लस डीए प्लस किसी भी तरह का लोन्स अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि उसने काफी लंबी लिस्ट में जितने भी लोन्सेस हैं उसने कवर कर दिए हैं, नॉट टू बी डीम्ड एज वेजेस। तो आप उल्टा लर्न करो, आप उसमें देखो कि ये जो है, ये जो वेजेस का पार्ट है, अगर आपको ये मिला है तो उसको आपने वेजेस में कैलकुलेट नहीं करना, तो बाकी आप सब कैलकुलेट कर लो। कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू अर्न पेंशन प्रोविडेंट फंड और अंडर ईएसआई एक्ट, अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया उसको वेजेस का पार्ट कंसिडर नहीं करोगे आप। Some paid to defray special expenses entailed by the nature of employment, daily allowance paid for the period spent on tour। तो अगर आप टूरिंग पर चल रहे हो वहां पर आपको डीए मिला है तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। ग्रेचुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, ग्रेचुटी इसमें वेजेस का पार्ट नहीं है। पे इन ल्यू ऑफ नोटिस ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, तो वो भी वेजेस का पार्ट नहीं है। बेनिफिट्स पेड अंडर द ईएसआई स्कीम, वेजेस का पार्ट नहीं है। इनकैशमेंट ऑफ लीव, पेमेंट ऑफ इनाम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब वेजेस का पार्ट नहीं है। कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या रहता है, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, तो 6 मंथ्स के ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन पीरियड रहते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड, if the person joined insurance employment for the first time on 5th January, अब वो बीच की डेट आ गई, उसने 5th जनवरी को अगर ज्वाइन किया है, his first contribution period will be from 5th January to 31st March and his corresponding first benefit उसका कब होगा, 5th October to 31st December तक। So that means contribution period आपका 6 मंथ्स का रहेगा। उस 6 मंथ्स के अंदर जब भी उसने ज्वाइन किया तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके उसका जो 30 सितंबर या 31 मार्च तक जो भी उसकी कैलकुलेशन बनती है वो बनेगी। देन पेनल प्रोविजंस, for contraventions of provisions of the act, imprisonment up to 2 years and fine up to rupees 5,000, and for the repeated contraventions of the act, imprisonment up to 5 years and fine up to rupees 25,000। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर पीएफ एक्ट में हमने देखा था 3 इयर्स और 10,000, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आया, 2 इयर्स और 5,000, और अगर आपने रिपीटेडली किया तो इसके अंदर क्या आया, 5 इयर्स एंड फाइन अप टू रुपीज 25,000। सो आज हमने ये दो एक्ट्स जो हैं जो कवर किए हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है।
तो ये दोनों ही एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए एक्ट हैं। एक प्रोविडेंट फंड, एक उसकी इन्वेस्टमेंट है, और एक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस उसका वेलफेयर, उसको सेफ्टी साइड पर रखते हुए उसकी इंश्योरेंस कवर की गई है एम्प्लॉयज की। तो दोनों के अंदर अगर आप देखोगे एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, पेनल प्रोविजंस, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम है। तो जहां जहां डिफरेंसेस है वो आपको बड़े ध्यान से रखना है। कहाँ 20 एम्प्लॉयज है, कहाँ 10 एम्प्लॉयज है, कहाँ फैक्ट्री वर्ड यूज किया है, कहाँ एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज किया है। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स जो है आपको बड़े अच्छे से इनको नोटिस करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।